हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह भी आपको दी जाएगी, आप वहां से भी इसका फायदा उठा सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। फिक्की महिला संगठन या कहें कि FLO इसकी 40वीं अध्यक्ष बन गई हैं सुधा शिव कुमार। और अभी हाल ही में चाइना की जो करेंसी है युआन, ये रूस में सबसे ज्यादा कारोबारी के रूप में यूज की जाने वाली मुद्रा बन गई है। इसने डॉलर को रिप्लेस कर दिया है। और अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सामने आई है 2022 के लिए, और न्याय की डिलीवरी के मामले में कर्नाटक इस बार टॉप पर आ गया है। पिछली बार महाराष्ट्र था। इजराइल ने ओफेक 13 नाम का जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। और वहीं बहरीन ने अपने देश में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया है। पीयूष बाबेले इन्होंने गांधी सियासत और संप्रदाय नाम की पुस्तक लिखी हुई है। बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग लगातार दिए जा रहे हैं, इससे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। फोर्ब्स अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई और बर्नार्ड अर्नाल्ड ये टॉप पर रहे, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बने दुनिया के। दूसरे पर एलन मस्क रहे। वहीं मुकेश अंबानी 9वें पर रहे और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जैसे कि मैंने आपको बताया, जीआई टैग पर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यहां पर एक रिपोर्ट और जारी की गई जीआई के रजिस्ट्री के अनुसार कि केरल जो है ये 2022-23 में सबसे ज्यादा जीआई टैग पाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिजनेस लाइन का देख पाओगे आर्टिकल, द हिंदू का ये भी है। जीआई रिकॉग्नाइजेशन में केरल ने टॉप किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जीआई टैग जो पाए हैं केरल से? केरल के प्रमुख जो प्रोडक्ट हैं उनमें है अटप्पाडी आटुकोम्बु अवारा, जिसे हम लोग आम भाषा में बीन्स कहते हैं, सब्जी है एक। अटप्पाडी थुआरा रेड ग्राम, ओनटुकु एलू तेल, कांथनलूर वट्टा वेलुथुली लहसुन, और कोडुंगल्लूर पोत्तु वेल्लारी स्नैप मेलन जिसे कहते हैं, ये सभी को मिला हुआ है। इसका मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा। अभी जीआई टैग लगातार दिए जा रहे हैं, जब भी ये दिया जाना थमेगा, रुकेगा, तो उसके बाद पूरी एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। जैसे अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो अभी कल हम लोगों ने बात किया था कि बिहार के मिर्चा चावल को मिला था जीआई टैग। इसके अलावा यूपी के बनारस क्षेत्र से 4 प्रोडक्ट को मिला था, जिसमें बनारस का लंगड़ा आम, बनारसी साड़ी, इसके अलावा रामनगर का भंटा, और एक प्रोडक्ट था आदम चीनी चावल। ये 4 प्रोडक्ट यूपी से जिनको मिला जीआई टैग। ठीक है, अगला केरल की बात कर लेते हैं। केरल देखो, जीआई टैग के बारे में तो बाकी चीजें, बेसिक चीजें तो आपको बता ही दिया था मैंने, और आज क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे है इसीलिए अभी नहीं बताऊंगा। जो आप लोग को पहले दिन की वीडियो में या कल की वीडियो में बताया गया था, आप उसको रिवाइज करेंगे, उसको आंसर करेंगे आज। ठीक है ना, आज आपकी बारी है, इसीलिए जीआई टैग के बारे में स्टैटिक नहीं बता रहा हूँ। केरल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख पाओगे, ये रहा केरला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन, जो कि हैं सीपीआई-एम पार्टी से। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, सीपीआई-एम पार्टी पूछा जा सकता है आपसे, पिनराई विजयन किस पार्टी से हैं ये पूछा जा सकता है। ठीक है, झीलों की बात करें तो वेम्बनाडु कायल झील है यहाँ पर, पेरियार झील भी है, पेरियार झील भी है, इडुक्की, साइलेंट वैली, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं। पलक्कड़ दर्रा है, पालघाट भी यहीं पर है, पालघाट भी यहीं पर है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। ओणम मनाया जाता है यहाँ पर, ओणम त्योहार मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है ओणम, केरल में ही। जिलों की संख्या 14 है, विधानसभा में सीटें 141, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें जाती हैं। केरल दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर ये राज्य है भारत का। इसके अलावा आपको पता होगा पोलमपारा जो ग्राम पंचायत है, ये केरल का ही नहीं पूरे देश का सबसे पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत बन गया है। ये आप याद रखेंगे। वैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं अलग अलग राज्यों से, जो मैं आपको लाइव क्लास में रिवाइज कराता हूँ, तो आप लोग लाइव क्लास जरूर देख लिया करो वीडियो। ठीक है, अगर आप 11 AM पर नहीं आ पाते हो लाइव,
तो कोई बात नहीं है, रात को, शाम को, जब भी टाइम मिला करे, आप चैनल पर आकर के उस वीडियो को सर्च करके उसको देख लिया कीजिए। आपका 1 घंटे में बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग जुलाई 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अलग-अलग राज्यों के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें चीज़ें लिंक कराई जाती हैं, ठीक है? तो आप उसको अगर देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके मॉक टेस्ट में वगैरह में स्कोर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में धोनी और रैना सहित कुल कितने भारतीयों को एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त हुई? तो अभी धोनी, रैना सहित कुल 5 भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त हुई है। एमसीसी मतलब होता है मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब। इसके द्वारा समझ लो एक प्रकार से हॉल ऑफ फेम की तरीके से होता है ना, वैसे ही मानद सदस्यता दी जाती है। तो अभी 19 क्रिकेटर्स को मानद सदस्यता दिया गया है इसके द्वारा, जिसमें से 5 भारतीय खिलाड़ी हैं। 5 भारतीय में तो 3 तो मेल हैं और 2 फीमेल हैं। धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना ये तीनों मेंस टीम से हैं। मिताली राज और झूलन गोस्वामी ये दोनों जो हैं ये विमेंस टीम से हैं। और ये देखो सबके सभी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, मतलब सब संन्यास ले चुके हैं। टोटल 19 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब में, जिसके सीईओ हैं गाई लेवेंडर। क्लियर? आगे, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है ये, और इन्हें ऑनर्ड किया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। नित्या अब्राहम दोस्तों साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं, और अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसे सम्मानित किया गया है। अगला, अलेक्जेंडर सेफरिन, इनको कब तक के लिए यूईएफए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो इनको अभी 2027 तक के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है यूईएफए का। अलेक्जेंडर कैफरिन दोस्तों ये दोबारा से नियुक्त किए गए हैं यूईएफए के, इससे पहले भी ये रह चुके हैं प्रेसिडेंट। यूईएफए के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, ये दोस्तों एक चैंपियंस लीग है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, समझो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पर यूरोपियन जो फुटबॉल क्लब होते हैं ना, उनके बीच में ये टूर्नामेंट कराती है। तो इसे यूरोपियन चैंपियन क्लब या यूरोपीय कप के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आता है यूरोपीय कप किसने जीता, तो यूईएफए वही ऑर्गेनाइज कराता है। उसके ये अध्यक्ष होंगे 2027 तक के लिए। दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दुनिया में 9वें स्थान पर है सबसे व्यस्ततम के मामले में। टॉप 10 में ये शामिल हो चुका है और 9वें स्थान पर ये है। ठीक है, दुनिया में टॉप पर कौन है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले ये लिस्ट जारी की गई है, द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये आर्टिकल है, और 9वां स्थान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। इसमें बताया गया है कि पिछले साल 5.95 करोड़ यात्रियों को इसने मैनेज किया है। दुनिया में सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है अमेरिका में। दूसरे पर भी अमेरिका का डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है। तीसरे पर अमेरिका का डेनवर एयरपोर्ट है। तो टॉप 3 में अमेरिका ही है, और इंडिया का ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो कि नई दिल्ली में है, ये 9वां स्थान पाया हुआ है। ठीक, एयरपोर्ट कौन कौन से महापुरुष के नाम पर कहाँ कहाँ पर है, इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा तेजी से। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेना। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये है अंडमान निकोबार में। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये बनारस में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये रायपुर में है। सवाई मानसिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो नागपुर में है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। और सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में है। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करके रखो। अगला,
हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। दोस्तों विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 6 अप्रैल के ही दिन 1896 में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेले गए थे। एथेंस में मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जो एक संस्था है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसकी स्थापना हुई थी 1894 में। जब उसकी स्थापना हुई थी तो वो दिवस था 23 जून। तो 23 जून को जब स्थापना हुई तो उसके अवसर पर तो मनाते हैं ओलंपिक दिवस, ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 2 साल बाद इसी के द्वारा पहला ओलंपिक कराया गया 1896 में, तब डेट थी 6 अप्रैल और इसी वजह से 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए। क्लियर है? तो एथेंस में हुआ था पहला ओलंपिक। ध्यान रखना आईओसी जो है थॉमस बाक इसके अध्यक्ष है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जब शुरू हुआ तब ओलंपिक दिवस मनाएंगे और जब पहली बार खेला गया तब मनाएंगे अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए। क्लियर? चलो मुझे कमेंट करके बताओ राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और उसी टाइम पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है ना? चलो बाकी डिटेल ये रही। थीम जान लो, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लानेट। वैसे जब ओलंपिक अभी पिछला वाला हुआ था ना तो वो कौन सा संस्करण था? 32वां ओलंपिक था। कहां पर हुआ? टोक्यो में हुआ था। भारत का कैसा प्रदर्शन रहा? भारत ने 7 मेडल्स जीते हैं, 7 मेडल्स जीते। टोक्यो में हुआ था जब 2020 का ओलंपिक था, 2021 में आयोजित किया गया। 7 मेडल भारत ने जीते। भारत हालांकि 48वें स्थान पर रहा ओवरऑल मेडल टेबल की लिस्ट में, लेकिन 7 मेडल में एक तो थे गोल्ड के, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। 2 सिल्वर आए थे मीराबाई चानू का, इसके अलावा रवि कुमार दहिया, 2 सिल्वर थे। 4 आया था ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज में एक तो भारतीय मेंस हॉकी टीम का था, एक पीवी सिंधु का और एक लवलीना बोरगोहेन का और एक था बजरंग पूनिया का। 4 ब्रॉन्ज था अपना। तो 7 मेडल के साथ भारत 48वें स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख दिवस हैं अभी तक के जिनका आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो दोस्तों यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये अभी गए थे पोलैंड और इनको वहां पर सम्मानित किया गया है। वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान थे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहां का होता है व्हाइट ईगल ऑर्डर। तो इनको व्हाइट ईगल ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की को वहां के प्रेसिडेंट अंद्रेज डूडा के द्वारा दिया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की आपको पता होगा टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी तो इस बार चुने गए हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार 2 को चुना है। किसे किसे? एक तो व्लादिमीर जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। किसे? द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का स्पिरिट ही तो है, मतलब जनता भी तो साथ दे रही है और जिससे ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं रसिया के सामने, रसिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए टाइम मैगजीन ने द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पोलैंड का इनको शीर्ष अवार्ड अभी मिल गया, ठीक है, व्हाइट ईगल ऑर्डर। अब एक चीज और, यूक्रेन की ही एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, जो कि एक एनजीओ है। इसको इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही 2 और को मिला है, एक और एनजीओ है और एक व्यक्ति हैं। तो देखो सबसे पहले तो सेंटर फॉर लिबर्टी जो कि यूक्रेन का एनजीओ है उसे, इसके अलावा मेमोरियल नाम का एक एनजीओ है जो कि रसिया का एनजीओ है इसे। तो 2 एनजीओ को मिला है। इसके अलावा एलिस बिलायत्स्की जो है जो कि बेलारूस के रहने वाले हैं, ये इंडिविजुअल हैं, ये व्यक्ति हैं, तो इनको मिला है। तो 2 एनजीओ और एक व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज इस बार का दिया गया है। ये भी रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में मैंने इसका ट्रिक भी बताया था और कल की क्लास में मैंने 3 नोबेल पुरस्कार आपको ट्रिक से याद करवाए थे। इसीलिए कहता हूँ लाइव क्लास जरूर देखा करो, उसमें टाइम होता है अच्छा खासा हमारे पास और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। बहरहाल ई बुक भी आ चुकी है मार्च महीने की, तो जो लोग मार्च की ई बुक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मंथली मैगजीन होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी सभी ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है, तो दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। क्या क्या होता है क्विकली मैं आपको आज बता दे रहा हूं। देखो टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चैप्टर को कवर किया जाता है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। हर एक चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से कवर किया जाता है। सूचकांक, मोबाइल ऐप, पोर्टल, योजनाएं, आयोजन, सम्मेलन, राष्ट्रीय घटनाएं, बैंकिंग, सारा कुछ अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है।
और प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन के आसपास में होता है। 20 रुपए में ये सारा चीज कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रत्येक महीने। वैसे अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो कॉम्बो ई बुक्स भी हमारी अवेलेबल है, और स्टैटिक जीके की जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, इस ई बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी जाकर के ले सकते हैं। अगला, हाल ही में पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो देखो, ये पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। कौन बनी है? किम कॉटन। किम कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कहेंगे, कुछ महीने या साल कह लो, जब सबसे पहले टेस्ट मैच में पहली अंपायर बनी थी महिला, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली, उनका नाम था क्लेयर पोलोसाक। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ये पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। लेकिन यहाँ पर किम कॉटन जो है, ये पुरुष टी20 इंटरनेशनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। ये इससे पहले महिला मैचों में बहुत सारे अंपायरिंग कर चुके हैं, जैसे 54 महिला टी20 इंटरनेशनल की अंपायरिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा 24 ओडीआई महिला टीम की अंपायरिंग कर चुके हैं। लेकिन पुरुष टी20 इंटरनेशनल की पहली बार अंपायरिंग थी। ठीक, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में ये अंपायरिंग की हुई है। अगला, आईबीईएफ रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत 2026 तक दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ये सौर निर्माता यानी कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएगा। यहां पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरर बाय 2026। तो ये रिपोर्ट आई हुई है। अभी ये बताया गया है कि भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। ये रिपोर्ट जारी करके बताया है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने, यानी आईबीईएफ ने। वैसे भारत 2047 तक खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य रखा है, और 2070 तक भारत खुद को जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री होने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ईरान ने 8 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से किसे अपना पहला राजदूत नियुक्त किया? तो ईरान ने 8 वर्षों के बाद यूएई में अपना राजदूत नियुक्त किया है, और ये नियुक्त किया है इसने रेजा अमेरी को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। अब देखो, खाड़ी देशों में ना अब शांति आ रही है धीरे धीरे, तो अब सब लोग ना यूएई की तरफ भाग रहे हैं। एक प्रकार से देखो, जब आप सक्सेस होने लगते हो, जब आप बड़े बनने लगते हो ना, तो सब अपने गिले शिकवे दूर करके आपसे जुड़ना चाहते हैं। यूएई देखो, जब तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इजराइल भी इससे शांति समझौता कर लिया है, और इधर ईरान भी अब आ रहा है, ईरान भी अपना राजदूत बहाल कर दिया है। 2016 में क्या हुआ था कि ईरान में ना सऊदी अरब का जो दूतावास था, वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमले कर दिए थे, और इसको देखते हुए बहुत सारे खाड़ी देश जो हैं, गल्फ कंट्रीज, वो गुस्सा हो गए थे और अपने अपने राजदूत बुला लिए थे। ऐसे ही यूएई ने भी किया था। 2016 के बाद अपना राजदूत, अपना दूतावास वहां पर बंद कर दिया था। ईरान ने भी ऐसे एक्शन लिया। सबके रिलेशन खराब होते चले गए थे खाड़ी देशों में, आपस में किसी की बनती नहीं थी। वही सिया सुन्नी वाला वहां पर विवाद था। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा कि यूएई और इजराइल के बीच में शांति समझौता हुआ। ये दोनों ने आपस में एक दूसरे देशों में अपने अपने दूतावास खोले। ठीक है, वो तो पहली बार हुआ था, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिल रही थी इजराइल को तो ये लोग देश ही नहीं मानते थे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ईरान ने 8 वर्षों में यूएई में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है, और किसे? रेजा अमेरी को। क्लियर है ना? चलो वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं एक बार दोनों देशों के बारे में, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ये 10वां क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप देखोगे ना, ये जो देश है, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ पर कुछ खाड़ियां हैं, जैसे पार्सियन खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है। तो इन खाड़ियों की वजह से ना यहाँ पर जो देश हैं आसपास के, उन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। ठीक है, तो खाड़ी देश जब बोलूं तो आप समझिएगा यही रीजन की बात की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आपको ईरान दिखेगा, और यूएई तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ईरान की अगर बारे में बात करें तो ईरान की कैपिटल होती है तेहरान, ये रही कैपिटल। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा होती है तोमान, इसने अपनी मुद्रा तोमान कर ली हुई है। ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। और यूएई की अगर बात करें, यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो यूएई की राजधानी होती है अबू धाबी। थोड़ा सा और जूम इन करेंगे तो ये रहा इसकी कैपिटल। ठीक है, और यूएई दिरहम जो होती है इसकी करेंसी होती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
क्लियर है? अच्छा, यहीं पर मैंने अभी आपको यूक्रेन के बारे में बताया था, उसको भी देख लेते हैं। तो देखोगे यूक्रेन, तो आप इंडिया से इधर आओगे रसिया की तरफ, ये रहा यूक्रेन। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इधर यूक्रेन है, ठीक है? यहाँ से फिर से देख लो, ये अपना भारत है, यहाँ से ये रहा यूक्रेन, ठीक है? यूक्रेन के ही जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये गए अभी पोलैंड में। पोलैंड कहाँ पर दिखेंगे आपको? यहाँ पर दिखेगा पोलैंड, ऊपर ही इसके है, थोड़ा सा जूम आउट करें, ये रहा पोलैंड, यहाँ पर है। तो पोलैंड में गए यूक्रेन के प्रेसिडेंट और वहां पर ये पाए हैं। पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वार्साव और यहाँ की कैपिटल कीव। क्लियर? तो दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट में देने का प्रयास करता रहता हूं। आप लोग यहाँ से 100% मैच करने वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपके एग्जाम में 100% मैच करेंगे क्वेश्चन। फ्रांस ने वर्ष 2023 के बास्टिल डे परेड के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी जी जाएंगे 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड, क्योंकि 14 जुलाई को होती है। भौगोलिक उत्पाद संकेत के लिए संसद में बिल लाया गया था 1999 में, 2003 में एक्ट बना, और उसके बाद फिर पहला प्रोडक्ट जीआई टैग पाने वाला दार्जिलिंग की चाय 2004 बनी थी, ठीक है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये आपको आज बताना है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।